नमस्कार साथियों, शर्मा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर अपना है। आपके अपने शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण जो कोर्स आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो सभी साथी आपके अपने शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले। आज अपन चर्चा करते हैं कक्षा 12 का जो चैप्टर है फर्स्ट, किसका मुख्य रूप से प्रायोगिक भूगोल जो है उसका। कक्षा 12 की जो प्रायोगिक भूगोल है उस प्रायोगिक भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है उसकी चर्चा करते हैं, आंकड़े, स्रोत व संकलन। इसमें अपन देखते हैं कि फाइल जो अपन बनाते हैं साथियों, उस फाइल में क्या क्या लिखा जाता है, किस प्रकार से फाइल वो तैयार की जाती है ना। तो फाइल मुख्य रूप से कैसे बनाई जाती है, जो वर्कबुक आती है ज्योग्राफी की लगभग 10 नंबर की जो वर्कबुक होती है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है, उसके बारे में विस्तार से ये अपना लेसन है। तो सभी साथी जुड़े और अन्य साथियों को भी शेयर करें। शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त की इन्हीं पंक्तियों के साथ कि दुख शोक जब जो आ पड़े, दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। यदि अपन अपने कर्तव्य के प्रति यदि दृढ़ है तो हम अवश्य उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हमें लालसा होती है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो साथियों, जरूर हम अपनी मंजिल को हासिल करेंगे और अपने पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आपके अपने चैप्टर कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट को, जो मुख्य रूप से किसका है, प्रायोगिक भूगोल जो है, प्रैक्टिकल जो जियोग्राफी है उसका चैप्टर। और उसमें अपनी टॉपिक है कि फाइल कैसे बनाई जाती है ना। तो उसके ऊपर पहले चैप्टर का जो फाइल में है क्या क्या बिंदु अपने को नोट करना है उसके बारे में। तो पहला बिंदु है, इस प्रकार की प्रश्नोत्तर सीरीज है फाइल के अंदर मुख्य रूप से अपन उतारते हैं। यानी फाइल में होता क्या है कि जो अपने 4 चैप्टर मुख्य रूप से दे रखे हैं, वो 4 चैप्टर जो है वो लगभग उनका सार आ जाना चाहिए। अपन कक्षा 12 में जो प्रायोगिक होगा वो 30 अंक का होगा। थोड़ा सा बेसिक देख ले अपन, 30 अंक का प्रायोगिक होगा। इस 30 अंक में से 16 अंक का प्रश्न पत्र होगा एनसीईआरटी के नए पैटर्न के अनुसार। 16 अंक का प्रश्न पत्र, 4 चैप्टर अपने हैं और 4 चैप्टर में से प्रत्येक से एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह हमें करना है। उसके बाद में 10 अंक की अपनी वर्कबुक या फाइल होगी, 10 अंक की अपनी फाइल होगी जो वर्कबुक है, और 4 अंक का मौखिक होगा। वाइवा जो मुख्य रूप से है वो 4 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के अपने कितने अंक हो जाएंगे इसमें, 16, 10, 26 और 4, 30। तो ये टोटल जो अंक मुख्य रूप से है वो कितने हो जाएंगे, 30 अंक। इस प्रकार से हमें 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो अपना होगा। ज्योग्राफी के अंदर 14 अंक शतरांक के जाते हैं। 12वीं बोर्ड में 14 अंक जो है वो शतरांक के जाते हैं, और 56 अंक का एनुअल एग्जाम होता है, यानी वार्षिक परीक्षा। ये मुख्य रूप से 56 अंक की होती है। तो इस 56 अंक के है उसकी लिखित परीक्षा वार्षिक होती है। बाकी जो अपने 44 अंक मुख्य रूप से है वो 30 नंबर प्रैक्टिकल के और 14 नंबर शतरांक के परीक्षा से पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो किस प्रकार से हमें 30 में से 30 अंक मिले और यह प्रयास हमें किस प्रकार से करना चाहिए, इस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में मुख्य रूप से क्या है, आंकड़े, उसकी चर्चा अपन करते हैं। आंकड़ों का प्रक्रमण क्या होता है ना, और स्रोत कौन कौन से है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप फाइल में इस प्रकार से उतारें,
आंकड़ा किसे कहते हैं? तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी मुख्य रूप से, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? आंकड़ों को ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यथार्थ विश्व का मापन, वास्तविक जो बिंदु होते हैं वो ये आंकड़े होते हैं। आधार सामग्री एकमात्र माप होता है इसका, और ये संख्याओं या शब्दों के रूप में, या संख्याओं या प्रतीकों के रूप में, शब्दों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या लिखेंगे अपन फाइल के अंदर? मुख्य रूप से दूसरा प्रश्न, आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है? जब क्यों पूछ ले तो कहाँ जरूरत होती है इन आंकड़ों की? मुख्य रूप से तो भौगोलिक अध्ययन में विभिन्न परिघटनाओं के वितरण और वृद्धि को सारणीबद्ध रूप में आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब विभिन्न घटनाएं हो गई और उन घटनाओं को अपने को समझना है, तो हम कैसे समझेंगे? ठीक है, जैसे वर्षा हुई तो कितनी हुई, तो उसके लिए आंकड़ा चाहिए कि 50 सेंटीमीटर हुई है, 100 सेंटीमीटर हुई है। यदि राजस्थान में सीकर जिले में कितनी वर्षा हुई, जैसलमेर में कितनी हुई, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें आंकड़ा चाहिए कि सीकर में औसत 50 सेमी वर्षा होती है, जैसलमेर में औसत 10 सेमी वर्षा होती है, तो सीकर के अंदर 40 सेमी एक्स्ट्रा वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये आंकड़े जो है वही हमें दो प्रदेशों की तुलना करने में सक्षम बनाता है। तो इस प्रकार से आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका उत्तर अपन इस रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहां से है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या बनता है कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है मुख्य रूप से डाटाज का? तो आंकड़ों को स्पष्ट व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। ठीक है, अब व्यवस्थित रूप से करने का मतलब है इनको सारणी में डाल लें, इनको आरेख के द्वारा समझा दे, इनको आलेखी निरूपण के द्वारा समझा दे, ताकि आसानी से आंकड़ों को अपन समझ सके। ठीक है, तो यही आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न यहां से बनता है मुख्य रूप से कि आंकड़ों के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। जब आंकड़ों के स्रोत की बात आ जाए साथियों, तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत होता है और एक द्वितीयक स्रोत होता है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दो प्रकार के स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे अपन क्या लिखेंगे? देखो प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या बनेगा कि प्राथमिक आंकड़ों के साधन कौन कौन से हैं। साधन कह दो चाहे स्रोत कह दो, एक ही बात है। प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं या साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें प्राथमिक आंकड़ों के 4 स्रोत मुख्य रूप से है। कितने हैं? 4 स्रोत है। पहला स्रोत, ये प्रश्न प्रैक्टिकल फाइल जो मैं अपन उतारेंगे, साथ साथ में जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और पहले चैप्टर से जो प्रश्न आता है, वो मुख्य रूप से ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से है, विस्तार से लिखिए। तो हमें इस प्रकार से इसको लिखना है। पहला है व्यक्तिगत प्रेक्षण, यानी एक क्षेत्र विशेष का यदि अपन सर्वे कर रहे हैं, तो जिस क्षेत्र विशेष का अपन सर्वेक्षण कर रहे हैं तो वहां पर अपन व्यक्तिगत प्रेक्षण करेंगे, वहां के स्थानीय लोगों से विभिन्न डाटाज हो कलेक्ट करेंगे, उनसे स्थानीय जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसमें क्या होगा कि यह सूचनाओं का उस संग्रह की ओर संकेत करता है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा, यदि कोई व्यक्ति सिंगल हो सकता है या उनका समूह हो सकता है, के द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत प्रेक्षण होता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति स्वयं जाकर के डाटा ले सकता है, एक समूह के रूप में जाकर के वहां के स्थानीय डाटाओं का कलेक्शन कर सकता है। ठीक है, दूसरा बिंदु आता है साक्षात्कार। ठीक है, इंटरव्यू जिसको अपन कहते हैं। तो इस विधि में शोधकर्ता उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष संवाद करता है या बातचीत के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त करता है। जैसे हमें किसी गांव विशेष की साक्षरता की बात करनी है तो हम वहां के स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे, या वहां पे वो एजेंसियां जो मुख्य रूप से हमें डाटा उपलब्ध करवा सकती है, उन एजेंसियों से अपन संपर्क करेंगे और वहां के लोगों से संवाद करके ये आंकड़े है वो कलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न, अगला बिंदु इसका है तीसरा प्रकार स्रोत में प्रश्नावली अनुसूची। इसमें क्या होता है, डाटा कलेक्शन करता है, एक प्रश्नावली पहले से तैयार करता है और उसमें कुछ ऑप्शन वो पहले से दे देता है। ठीक है,
तो इस विधि के अंदर साधारण प्रश्न है और उनके संभावित उत्तर उसमें लिखे होते हैं, एक सादे कागज पर लिखे रखता है वो, और वह उत्तर देने वाले को विकल्प में से, जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला जाता है, और वो सही उत्तर का चयन करके हमें उस आंकड़े के बारे में बता देता है। चौथा, अन्य विधियां कौन सी है? तो अन्य विधियों में अन्य स्रोत में मृदा और जल के गुणों के आंकड़े सीधे कहां से मिल जाते हैं? क्षेत्रों से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में मृदा चेक करने के लिए, उसकी गुणवत्ता जांच करने के लिए किट होता है, जल की गुणवत्ता जांच करने के लिए अपने पास में किट होता है, जो सर्वेक्षण करता होता है उसके पास में, तो वो किसी प्रदेश विशेष में जाकर के और वहां की मिट्टी की स्वयं जांच कर लेता है और उसके डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता है 6 नंबर का। देखिए इसमें क्या है कि आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत कौन कौन से है? द्वितीयक स्रोत कौन कौन से है? तो ये द्वितीयक स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पुनः द्वितीयक स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रकाशित स्रोत और एक होते हैं अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित वो अप्रकाशित। देखिए प्रकाशित स्रोत में सरकारी प्रकाशन आता है, अर्ध सरकारी प्रकाशन आता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन आता है, निजी प्रकाशन आता है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित की गई सूचनाएं शामिल होती है। अब सरकारी प्रकाशन मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के अखबार के अंदर जो प्रकाशन आते हैं उनके माध्यम से अपन कई सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, वो भी कई प्रकार के डाटाओं का प्रकाशन करती है, तो वहां से कुछ निजी कंपनियां हैं वो डाटाज का प्रकाशन करती है, तो वहां से अपन, ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी कई प्रकार के लेख आते हैं, कई एजेंसियों के प्रकाशित स्रोत आते हैं, ठीक है, तो वहां से ये भी सूचनाएं अपन प्राप्त कर लेते हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से ये सूचनाएं हासिल कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही अप्रकाशित स्रोत जो होते हैं उसमें भी क्या है, इसमें भी मुख्य रूप से यही है, क्या, सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत और अन्य प्रलेख, जिसके माध्यम से हमें क्या ये आंकड़े प्राप्ति करने होते हैं। अब अप्रकाशित में क्या है, सरकारी संस्थाएं कुछ डाटा है जिनका प्रकाशन नहीं करती, ठीक है, जैसे अपन एक विद्यालय के अंदर जाते हैं, वहां छात्रों की संख्या कितनी है, कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट है, आदि जानकारियों का कोई प्रकाशन नहीं होता है। तो ऐसे डाटा यदि लेने हैं तो इस संस्था में जाकर के, अप्रकाशित सोर्स है मुख्य रूप से, तो वो संस्था में जाकर के वहां से डाटा जो है प्रिंसिपल के माध्यम से लिए जा सकते हैं। समझ गए? इस प्रकार से कई प्रकार के डाटा जो है वो अप्रकाशित होते हैं, तो वो वहां से स्वयं जाकर के एक प्रेक्षणकर्ता को है वो लेने होते हैं और वो ले सकता है। अगला बिंदु आता है सूचकांक क्या है। तो सूचकांक किसे कहते हैं? तो मुख्य रूप से सूचकांक क्या होता है, सूचकांक एक चर होता है या सांख्यिकीय माप है, जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति और दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित ये क्या लिखा है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, संख्याओं में परिवर्तन को दर्शाता है। संख्याएं है, ठीक है, संख्याओं में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, सूचकांक है, ठीक है ना। तो सूचकांक है चर अथवा सांख्यिकीय माप है, जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति व या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित संख्याओं में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है, मुख्य रूप से सूचकांक कहलाता है। अब ये सूचकांक किस प्रकार से तैयार करते हैं, देखिए, तो सूचकांक तैयार करने के लिए प्रश्न भी कई बार दिया जाता है ना। प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनर एग्जाम लेता है उसमें ये प्रश्न भी यहाँ से पहले लेसन से देता है कि निम्न आंकड़ों के लिए कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन को सूचकांकों के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फिर वर्ष 1970, 71, 80, 81, 90, 91, 2001 और 2000 और 2001, इसमें उत्पादन मिलियन टन में दे रखा है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख बराबर होता है, ठीक है। तो उसमें 32.5 लाख, 80, 81 में 42.2 लाख, 90, 91 में 53.7 लाख और 2001 में 67.4 लाख मिलियन टन उत्पादन होता है। तो उसका सूचकांक कैसे बनाएं? तो हम क्या करते हैं कि इसका सूत्र होता है मुख्य रूप से, और सूत्र क्या होता है कि अपन किसी भी प्रदेश विशेष का सूचकांक तैयार करते हैं, ठीक है,
तो उसको सूचकांक तैयार करने के लिए मुख्य रूप से जो आधार वर्ष है उसको जैसे अज्ञात वर्ष का मध्य बटा आधार वर्ष गुणा 100, आधार वर्ष का मध्य है गुणा 100 कर देते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं अपन, जैसे 1970 में 32.5 मिलियन टन था, तो ये कितना सूचकांक कह रहा है कितना प्रतिशत इसमें प्रोडक्ट घटा या बढ़ा है, तो 32.5 भाग 32.5 बराबर 100% आ गया इसमें। यदि अपन 1980-81 में करेंगे तो 42.2 आया इसमें, तो 42.5 भाग 32.5 बराबर क्या हो जाएगा इसमें 130%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको अपन कैलकुलेट है वो कर लेते हैं। ठीक है। 1990-91 में 53.7 है, तो 53.7 आगे 32.5 आधार वर्ष 32.5 इसका मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 165 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका सूचकांक है वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना। इसका अभ्यास भी आपको करवा देंगे, आप चिंता न करें कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद में आता है अगला प्रश्न की संचयी आवर्ती किसे कहते हैं। अब संचयी आवर्ती कैसे तैयार की जाती है, तो संचयी आवर्ती को CF द्वारा है ना प्रदर्शित किया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ग में दी गई क्रमिक सामान्य आवर्ती को पहले योग के साथ जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब पहले योग के साथ जोड़ के कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये तो आ गए अपने वर्ग 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इसमें ये आ गई अपनी आवर्ती F। ठीक है। तो इसमें ये अपनी आवर्ती आ गई 4, 5 और 6। ठीक है। अब इसमें पहली आवर्ती संचयी आवर्ती CF अपन बनाते हैं, तो पहली आवर्ती वैसी की वैसी लिख देते हैं, उसके बाद में दूसरी आवर्ती इसमें जोड़ करके और ये आवर्ती प्राप्त कर लेते हैं। 5, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 6 कितने हो गए 15। इस प्रकार से ये पहला पद वैसा का वैसा और पहला और दूसरा पद लेके ये पद आ जाता है मुख्य रूप से। उसके बाद में इस संचय आवर्ती के 9 में यदि ये 6 प्लस कर देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। ऐसे कर लो, चाहे पहला वैसा का वैसा, इन 2 से दूसरा पद है, तीसरा निकालना तो तीनों से जोड़ करके तीसरा पद आ जाएगा। बात एक ही है। इस प्रकार से संचय आवर्ती है वो बना ली जाती है। ठीक है। सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड इसमें मुझे नहीं लग रहा। फिर अगला आता है अपवर्जी व समावेशी विधि में क्या अंतर है। अब ये दोनों विधियां होती है ना, वो किसके लिए होती है, वर्ग के लिए होती है। जो अपन वर्ग बनाते हैं, समूह बनाते हैं, उसके लिए अपवर्जी और समावेशी 2 विधियों से वर्ग बनाया जाता है मुख्य रूप से। तो अपवर्जी में क्या होता है, देखिए इस विधि में एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा समान होती है। जैसे अपने एक वर्ग बनाया 10 से 20, 0 से 10, इसमें आया 10 से 20, तो इसकी उच्च सीमा कितनी है 10, इसकी निम्न सीमा कितनी है 10, तो दोनों कैसी है समान है। समझ गए। तो इसके अंदर यदि अपन कैलकुलेशन करें तो समस्या क्या आती है कि 10 2 जगह काउंट हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें पहले पद की उच्च सीमा और दूसरे पद की निम्न सीमा इसमें समान होती है। किस विधि में, अपवर्जी विधि के अंदर। फिर दूसरी विधि आती है वर्ग बनाने की, उसका नाम है साथियों समावेशी विधि। ठीक है। तो इस विधि में एक वर्ग जो है उसकी उच्च सीमा पहले वर्ग की और दूसरे वर्ग की अगले वर्ग की निम्न सीमा जो है उसमें 1 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। देखिए ये वर्ग उदाहरण 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, तो इसमें कितना हो गया, यहाँ 9 है यहाँ 10 है, -1, 1 का अंतर हो गया दोनों के बीच में, है ना। तो 1 का अंतर दोनों के अंदर रहता है। तो इस विधि को अपन कौन सी विधि कहते हैं, समावेशी विधि। इसमें डबल काउंटिंग की समस्या नहीं आती है। जब कैलकुलेशन करते हैं और मध्य बिंदु निकालते हैं वर्ग का, ये अपन दूसरा चैप्टर अपन देखेंगे स्टैटिक वाला, जिसमें मीन मोड मीडियन अपन निकालेंगे, है ना। तो वहां पे इस समावेशी अपवर्जी जो समस्या विधियां है उसके माध्यम से अपन समांतर माध्य माध्य की गणना करेंगे, तब विस्तार से बताएंगे आपको कि जब ये अपन 0 से 9 लेते हैं और 10 से 19 ये वर्ग लेते हैं तो क्या अंतर आता है, और 0 से 10 और 10 से 20 लेते हैं तो क्या समस्या आती है। ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न है आवर्ती बहुभुज किसे कहते हैं। तो आवर्ती बहुभुज है आवर्तियों के वितरण का ग्राफ आवर्ती बहुभुज कहलाता है ना। आवर्ती जो है फ्रीक्वेंसी है उसके वितरण का ग्राफ यदि अपन बना लेते हैं तो आवर्ती बहुभुज कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, लिखेंगे अपन फाइल में कि ओजाइव किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, जब आवर्तियों को जोड़कर संचयी आवर्ती सारणी
बनाई जाती है तब संचयी आवर्ती द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को ओजायु कहा जाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो भी आपको बता देंगे। आगे देखिए, ये आ गया अपने पास में प्रश्न नंबर 12। क्या है? निम्न आंकड़ों के लिए आवर्ती बहुभुज की रचना कीजिए। ठीक है, अब ये आवर्ती बहुभुज अपने दे रखा है, ये वर्ग दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या 99 से 100, और ये इसकी आवर्ती f दे रखी है 4, 5, 5, 7, 6, 10, 8, 6, 5, 4। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, इस साइड के अंदर तो अपन मुख्य रूप से अपन ने क्या ले लिया, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो ये तो हमने आवर्ती इस साइड में दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे इस साइड में, आवर्ती। ठीक है, ये ग्राफ में बनता है मुख्य रूप से एक प्रकार से आवर्ती बहुभुज। और इस साइड में अपन क्या दिखाएंगे, मुख्य रूप से वर्ग दिखाएंगे। जैसे पहला वर्ग 0 से 10, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इस प्रकार से वर्ग अपने ले लिए। ठीक है, और अब अपने को क्या करना होता है कि पहला पद का है 4, तो इस स्तंभ में अपन 4 कहाँ रहे, तो वहां तक ये स्तंभ खड़ा कर देते हैं इस प्रकार से। दूसरा 5, तो ये 4 और ये 2, 6, 2 के अंतराल से अपने वर्ग लिए, तो इन दोनों के बीच में यहां लगभग इसकी सिद्ध में यहां आ जाएगा 5। तीसरा भी 5, तो इसी की सिद्ध में 5 आ जाएगा। चौथा आ रहा है अपने पास में 7, तो 6, 8 और 6 के बीच में यहाँ पे ये 8 और 6 यहाँ 7 आ जाएगा दोनों के बीच में। उसके बाद में आ रहा है 6, तो वापिस ये 6 की लाइन तो सीधी पड़ी है अपने पास में, क्योंकि अपने 2-2 के अंतराल से ली है, तो ये 6 वाली लाइन है। फिर आता है 10, तो अपने 10 से सीधा ही पड़ा है। ठीक है, ये स्तंभ आ गया। उसके बाद में 8, तो 8 भी अपने पास में सीधा ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ से 8 का वर्ग अपने पास में यहाँ पर है। फिर आता है 6, 6 का वर्ग भी अपने पास में है, इस साइड में देख लो, ये 6 का वर्ग आ गया। उसके बाद में 5, तो ये 5, 6 और 4 के बीच में, और उसके बाद में 4। इस प्रकार से ये क्या बनाया अपने, आवर्ती बहुभुज की रचना विस्तार से अपन ने कर ली मुख्य रूप से। और इसमें अपन क्या कर देंगे, सभी बिंदु जो है उनको एक सरल रेखा के माध्यम से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से स्केल की सहायता से सबको मिला देंगे। तो इस प्रकार की संरचना है वो क्या कहलाती है, मुख्य रूप से आवर्ती बहुभुज कहलाती है। इस प्रकार से इसको तैयार कर लेते हैं। फिर आता है अगला कि निम्न आंकड़ों के लिए कमतर व अधिकतर विधियों से ओजाई वक्र बनाइए। तो इसमें कमतर और अधिकतर 2 विधियां दे रखी है, तो जिसमें जोर से वही है प्राप्तांक, कमतर विधि और अधिकतर विधि। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग 100 तक आ गए अपने, वही विधि यहाँ पे मुख्य रूप से है साथियों। ठीक है, और इसके अंदर मुख्य रूप से अपन क्या देते हैं, जैसे 4, 9 यानी 0, 10 से कम 4 प्राप्तांक हो जाएंगे, 4 सदस्यों को मिले। 20 से कम 9 को मिले। ठीक है, 30 से कम 14 को मिले। इस प्रकार से जो कम है, ठीक है, वो ये कमतर विधि। और अधिकतर 0 से अधिक 60, फिर उसके बाद में 10 से अधिक 56, है ना। ये किस प्रकार से तैयार करते हैं ये भी आपको मैं बता दूंगा विस्तार से। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब इसके लिए ओजाइव कैसे बनाते हैं, तो वही तरीका है, अपन क्या लेंगे, ये एक अपन ने स्केल ले ली। ठीक है, इसके अंदर अपन यहां वही दिखा देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये अपने वर्ग आ गई इस साइड में। अब यहां अपन 2 के अंतराल से ले लेते हैं, यहाँ पे 60 तक है, 2 क्या 5 के अंतराल से 0, 5, 10, 15, 20, सॉरी 10 के अंतराल से लेते हैं, फिर तो और बहुत लंबा हो जाएगा। 0, 10 से 20, 30, 40, 50 और 60। ये 10 के अंतराल से अपन ने क्या ले लिया, आवर्ती ले ली। इधर आवर्ती दिखाएंगे अपन। अब लिखा क्या है कि कमतर और अधिकतर। अब सबसे पहले अपन कमतर वाला बनाते हैं, तो जो बिंदु जहां मिलता है उसको
यहाँ स्तंभ के सामने बिंदु लगा देंगे। पहला है 4, तो इसमें देखिए हमें 4 0, पहले वाले स्तंभ में 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। 1 में 10 है, 1 में 10 है तो 0 या बीच में 5, इससे 1 कम, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्तंभ आ जाएगा। दूसरा आ रहा है इसमें 9, तो 10 से 1 कम आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तीसरा इसमें आ रहा है 14, तो 15 और दोनों 20 और 10 के बीच में यहाँ 15 है, तो इससे 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ मुख्य रूप से 30 वाले बिंदु में इसके सिद्ध में यहाँ पे 15 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बिंदु अब चलेगा, तो हम इसको इस प्रकार से मिलाते हुए क्या तैयार कर लेंगे, कमतर विधि वाला वक्र तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में 21 है, तो 20 रेख 21, तो इस सिद्ध में यहाँ पे ये 21 वाला आ जाएगा। उसके बाद में अगला आता है 27, तो 20 और 7 27, 30 से 3 छोटी छोटी लाइनें कम कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद में आता है 27 के बाद में 37, तो 30 और 40 से 3 कम कर देंगे, तो इसके सिद्ध में आ जाएगा मुख्य रूप से 50 और 60 के बीच में। यहां पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना 45, 60 और 70 के बीच में, तो ये 40 और 45 इन दोनों के बीच में, दोनों बिंदु यहाँ काटते हैं, वहाँ 45 आ जाएगा। उसके बाद में 51, 50 रेख 51, तो इसके सिद्ध में यहाँ पे 51 आ जाएगा। और उसके बाद में आता है 60, तो अंत में 56, तो 80 और 90 के बीच में 56 यहाँ आ जाएगा, 55 और यहाँ इसके एक ऊपर 56 यहाँ आ जाएगा, और अंत में आ जाएगा 100 के ऊपर सबसे टॉप वाला 60। अब इस प्रकार से ये जो आरेख बना है आपके समक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं कमतर विधि वाला। ये जो आरेख आपको नजर आया है ये कमतर का बन गया। ठीक है, अब इसको अपन अधिकतर का दिखाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, दूसरा कलर से अपन बनाए। देखो अधिकतर सबसे पहले 60, तो 60 यहाँ आ गया, 0 से 10 में 60 आ गया अधिकतर में, तो ये एक बिंदु यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हम ग्राफ लेके बनाते हैं तो और भी सही शानदार हो जाता। ठीक है, दूसरा 56, तो इसमें दूसरे में 56 क्या आ रहा है, देखो 10 और 20, 10 20 के अंदर 56, 50 और 60 के बीच में यहाँ 56 आ जाएगा इसके सिद्ध में। इस प्रकार से ग्राफ चलेगा। फिर 51, 20 और 30 के सामने 51 कहाँ है, 50 और 51 यहाँ आ जाएगा। फिर 30 और 40 के सामने अपना बिंदु आता है 44, तो 30 और 40 के सामने 40 से 4 44, ये यहाँ लगभग यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ चलेगा। आप इसको मिलान करते हुए जो स्तंभ जहां काट रहे हैं इस प्रकार का सा ग्राफ यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना अधिकतर वाला, अधिक से कम की ओर। ठीक है, इस प्रकार से ये जो वक्र आपके समक्ष आएगा, इस प्रकार का वक्र बनाना है। ये आपके सामने कौन सा वक्र आ जाएगा, ओजाई वक्र। ठीक है, ओजाई वक्र इस प्रकार से अपन तैयार कर लेंगे। तो ये पहला चैप्टर मुख्य रूप से है जिसके अंदर ये इतने ही प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं, जिसको अपन है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखो। चलो, पहले चैप्टर में ये इतने ही प्रश्न है, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सोल्व करके और आसानी से कर सकते हैं। तो संपूर्ण सभी साथी जो मुख्य रूप से है आपके अपने सर्वा क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर ले, और इसके साथ साथ में अपना खुद का एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर ले, और मोबाइल के नंबर के साथ में OTP लगाकर लॉगिन हो जाए, ताकि अपन आसानी से क्या कर सके, कक्षा 12 का सिलेबस और संपूर्ण ज्योग्राफी है उसको पढ़ सके। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।